तो अब हम समझेंगे कैपिटल गेन टैक्स रेट। सर जैसे कि मुझे पता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल रेट इनकम होती है। सर स्पेशल रेट इनकम मतलब ये कुछ ऐसी इनकम होती है जिन पे जो स्लैब रेट्स होती हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जबकि इन इनकम के ऊपर एक स्पेशल टैक्स रेट ही लगता है जो इटसेल्फ इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होता है। तो कैपिटल गेन भी कुछ स्पेशल रेट इनकम ही होती है और तो हम उसके टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आईसीआई एग्जाम्स में नॉर्मली ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जज करता ही करता है, तो इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना। अब सर जब भी आप कैपिटल गेन टैक्स रेट का सोचो तो सबसे पहले आपको दो कैटेगरी बांटनी होती है कि आप कौन से कैपिटल एसेट की बात कर रहे हो। सर अगर तो वो कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर्स हैं, यहां बात करूं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं सर, दो या फिर अदर्स है। तो पहले कैटेगरी क्या दोबारा सर याद करो सर, लिस्टेड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स थी, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे। अगर सर ये देखो या तो ये तीन एसेट होने चाहिए या इनके अलावा कोई और एसेट होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कैपिटल गेन टैक्स रेट देखने के लिए कि सर इन आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। आप इन तीनों में से किसी एक टाइप के एसेट के लिए कैपिटल गेन पे टैक्स रेट निकाल रहे हो या फिर किसी अदर के लिए। सर अगर हम इन तीनों में से किसी एक में फॉलो करते हैं तो अगर तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप पे जो टैक्स रेट लगेंगे वो लगेंगे 112A वाले, सेक्शन 112A वाले। और अगर शॉर्ट टर्म है तो 111A वाले। ठीक है, पहली बात। सर अगर इन तीनों के अलावा मेरा कोई और एसेट पे कैपिटल गेन आता है तो अगर तो लॉन्ग टर्म आता है तो 112 और अगर शॉर्ट टर्म आता है तो नॉर्मल। ठीक है, अब सर मतलब क्या समझते हैं। सर पहले मैं बात करके चलता हूं, अगर मैं इक्विटी शेयर्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं और इस पे अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो टैक्स रेट कहां गिवन है 112A में, पहली बात। अब सर क्या टैक्स रेट गिवन है, तो पहले ध्यान है आपको जितना भी कैपिटल गेन हो लॉन्ग टर्म आप पहले 1,25,000 तक तो एग्जाम्प्ट है। अच्छा मानो अगर मेरा 4 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो पहला 1,25 तक तो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो ऊपर का 275 बचा से मैं उस पर ही टैक्स रेट लगाऊंगा। अब सर कितना लगाऊंगा, तो आपको देखो आपने ट्रांसफर कब करा, देखो वही डेट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट, कैपिटल गेन में बार बार आएगी वो डेट आगे दोबारा। अगर तो आपने ट्रांसफर करा 23 जुलाई 2024 से पहले तो आप पे लगेगा 10% का रेट, और अगर करा है ऑन और आफ्टर तो आप पे लगेगा 12.5% का रेट। एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कैपिटल गेन हुआ 4 लाख तक का, ठीक है, तो पहला 1,25 तक तो एग्जाम्प्ट, ठीक है, ऊपर बैलेंस कितना बचा सर 275। अब 275 पे या तो आपका लगेगा 10% या आपका लगेगा 12.5%। ऐसे करके आप इस लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स निकाल लोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर मुझे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इन तीनों एसेट पे ही तो वहां पे सीधा है, अगर तो बिफोर है 23 जुलाई 2024 से पहले है तो 15% लगता था, और अगर ऑन और आफ्टर है तो अब रेट बढ़ के 20% हो गया। ठीक है, तो इसमें सीधा मानो अगर मैं 4 लाख का लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इस पे सीधा या तो 15% या फिर 20%। ये जो 1,25 एग्जाम्प्ट है जैसे लॉन्ग टर्म पे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब सर अगर इन तीनों एसेट के अलावा किसी और एसेट पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसकी बात करी गई 112 के अंदर, और वहां पे क्या टैक्स रेट गिवन है, देखो वहां पे सिंपली गिवन है अगर तो बिफोर है 23 जुलाई 2024 से पहले की बात है तो पहले रेट था 20%, जो अब कम करके 12.5% रेट कर दिया गया है। सिंपली बात थी। बट अगर आपको याद हो 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन बंद हो गया है, हाँ, तो इससे पहले रेट तो 20 था पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। बट क्योंकि अब 23 जुलाई से इंडेक्सेशन कम हो गया, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, नो इंडेक्सेशन, तो इसलिए अब रेट वहां पे उन्होंने कम कर दिया। और इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है तो वहां पे नॉर्मल स्लैब रेट लगते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल रेट गिवन नहीं है। तो इस तरह हमने कैपिटल गेन के टैक्स रेट पढ़े। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एक बार दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो सर किस टाइप का कैपिटल एसेट है, कहीं वो इक्विटी शेयर्स, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट या इक्विटी म्यूचुअल फंड तो है या नहीं है। अगर तो है तो वहां पे टैक्स रेट गिर रहेंगे या तो 112A वाले या फिर 111A वाले। सर 112 ये लगता है जब लॉन्ग टर्म हो, और लॉन्ग टर्म में क्या था 125 तक एग्जाम, उसके बाद या तो 10 या फिर 12.5। अगर शॉर्ट टर्म है तो कहां पे बात करेगी 111A में, जहां पे 15 या 20%।
अगर इन तीनों एसेट के अलावा कोई और एसेट है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी बात करी गई 112 में, जो रेट अगर या तो 20% या 12.5%, और इन एसेट के अलावा इनके अलावा अगर किसी पे शॉर्ट टर्म गेन होता है तो उस पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग सर हम टैक्स निकाल के चलते हैं। तो देखो ये था कैपिटल गेन के टैक्स रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो शायद एग्जाम में क्वेश्चन में यहाँ से बन सकता है। सर क्वेश्चन क्या है, देखो अगर हम पहली बात तो ये बात है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। सर बात क्या है, मानो अगर उनके पास कोई लैंड और बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ, जिसे हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और सर ऐसी प्रॉपर्टी जो ने एक्वायर कर ली थी बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले, मतलब ये जो रेट चेंज हुआ, ये जो इंडेक्सेशन बंद हुआ उससे पहले एक्वायर कर ली थी, और सर ट्रांसफर तो कर रहे हैं इसके बाद, मतलब जब प्रॉपर्टी हमने परचेज करी थी तब इंडेक्सेशन था और तब रेट 20% था, पर जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब इंडेक्सेशन तो बंद हो गया पर रेट भी 12.5% हो गया। और जब मैं बात करूं सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा यार एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ का, तो गवर्नमेंट ने आपको एक हेल्प करी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखो सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए जो जब तुमने एक्वायर करी थी उस वक्त इंडेक्सेशन हुआ करता था, और आज जब तुम बेच रहे हो तो इंडेक्सेशन नहीं है, तो तुम लोगों को मैं एक मौका देता हूँ, जब तुम यहाँ पे टैक्स भरोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम इंडेक्सेशन का फायदा उठा लो पर 20% का अकॉर्डिंग टैक्स भर दो, या फिर इंडेक्सेशन छोड़ दो और रेट भी 12.5% कर दो। तो आपके पास ऑप्शन है। तो देखो एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग पहले आपको ऐसे टैक्स लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी और फिर ऐसे निकालनी पड़ेगी, और जो दोनों में लोअर हो वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सर इसके अलावा एक हम 87A की रिबेट पढ़ते हैं, वो जो रिबेट है वो 112A में नहीं मिलती है, कि मैंने वहां भी बताई थी, जो मैंने बेसिक वाला लेक्चर आपने देखो ऊपर है, वहां पे जब मैंने रिबेट 87 ने बताया था तो मैंने वहां भी वो चीज बताई थी कि रिबेट 87 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट जो 112A है उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। अब सर दूसरी बात जो डिडक्शन होती है तो चैप्टर 6 में मिलेगी, जो आगे अभी रिवाइज करेंगे, वो ना तो 112A में मिलती है और ना 111A में मिलती है। अब सर 112A में एक बात हो रहा है, जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A निकाल रहा था, सर कौन से इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट, अगर मानो ये तीनों ऐसे हैं जो मैंने एक्वायर करे थे बिफोर 1 फेब 2018, तो इनकी कॉस्ट में आपको एक चीज चेक करनी पड़ती है जिसे हम ग्रैंड फादरिंग भी कहते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 112A में लगेगा, और कब लगेगा, जब आपने एसेट एक्वायर कर लिया बिफोर 1 फेब 2018 से पहले। तो वहां पे जब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप कंपेयर करना जो भी आपकी सेल वैल्यू है और जो एफएमवी है एज ऑन 31 जनवरी 2018, जो भी दोनों में लोअर आएगा, जो दोनों में कम आएगा, उसे आप यहाँ पे लेके आओगे, फिर उसे कंपेयर करोगे उसकी एक्चुअल कॉस्ट से, और जो दोनों में हायर आएगा वो बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। आई होप समझ में आएगा, सब बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। तो यहां तक मुझे सही बात समझ में आ गई 112A की, ठीक है, ओके। अब सर यहाँ पे देखो ऐसे आपसे एक बार और खेलता है, वो क्या पूछता है कि फेयर मार्केट वैल्यू, हमने कहा सर मुझे 31 जनवरी की 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ये चीज दे देगा, पर अगर नहीं देगा तो वहां पे वो क्या ट्रिकी पॉइंट खेलता है, वो ना आपको लिस्टेड शेयर या यूनिट्स हैं, तो उस केस में एफएमवी क्या लेना है, जो हाईएस्ट प्राइस कोटेड है। यहाँ पे देखो नॉर्मली में आदत पड़ी होती है एवरेज लेने की, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना 112A में जब मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा किसी लिस्टेड शेयर या फिर सिक्योरिटी की, तो वहां पे मुझे हाईएस्ट प्राइस कोटेड लेना है। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस पॉइंट पे एक दो क्वेश्चन थे ऐसे के, यहाँ पे आपको हाईएस्ट भी देगा, लोएस्ट भी देगा और एवरेज भी देगा, तो ज्यादातर बच्चे एवरेज ले आते हैं, नहीं, ये ध्यान रखना 112 में यहाँ पे हाईएस्ट लेना है। और इसके अलावा अगर अनलिस्टेड है तो उसकी अगर एनएवी हो तो एनएवी ले लो, और एनएवी ना हो तो जैसे इंडेक्सेशन करते हैं वैसे ही निकाल लो, कि कॉस्ट ले लो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लो, जिस साल एक्विजिशन करा था 17-18 का ले लो, आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये था ग्रैंड फादरिंग का कॉन्सेप्ट। तो आई होप में ये भी समझ में आया होगा जो हमने 112 में पढ़ा। तो इस तरह हमने सर सारे टैक्स रेट भी
कैपिटल गेन में क्या टैक्स रेट होते हैं, कब कौन से लगते हैं, हमें सारे अच्छी तरह रिवाइज करें। और देखो यहाँ मैं आपको अपने हैंड रिटन चार्ट नोट्स चार्ट से बता रहा हूँ, ताकि आपको बोरिंग थ्योरी ना पढ़नी पड़े, आपको हर चीज सीधा समझ में आए और आपको याद भी होती चले। अब सर अगला टॉपिक आता है सर स्लम सेल। सर ये टॉपिक स्लम सेल बेसिकली कहता क्या है? स्लम सेल, देखो स्लम सेल का टॉपिक में क्या होता है, मानो मेरी एक बिजनेस है, मेरी एक बिजनेस यूनिट है। अब जब मेरी बिजनेस यूनिट है तो उसमें मेरे कुछ एसेट भी होंगे और कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, सो ऑब्वियस। अब मैंने क्या करा, मैंने पूरी बिजनेस यूनिट एज अ होल ही बेच दी फॉर अ लमसम कंसिडरेशन। मतलब मैंने अलग अलग एसेट करके नहीं बेचा, मैंने पूरा बिजनेस बेच दिया किले, पूरा बिजनेस बेच दिया एक लमसम कंसिडरेशन के लिए। मैंने कहा ये फैक्ट्री अब भी यहीं रहेगी, बस तू मुझे एक लमसम कंसिडरेशन दे, सारे एसेट लाइबिलिटी यहीं पे रहेंगे, मैं बस यहाँ से हट जाऊंगा कुर्सी से, तू आके बैठ जा। मैंने किसी को ऐसी पूरी बिजनेस यूनिट बेच दी एज अ होल फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, इसे हम कहते हैं स्लम सेल। ठीक है, मैंने बेच दिया यूनिट एज होल। अब सर यहाँ पे दिक्कत ये आई क्या आती है कि सर हमने तो सारे एसेट बेच दिए यार, एक साथ बेच दिए और एक लमसम अमाउंट के लिए बेच दिए। अब मैं यहाँ पे कैपिटल गेन कैसे निकालूं यार? ऐसे पर अलग अलग एसेट का तो पता नहीं कौन सा कितने में बेचा, किसकी क्या कॉस्ट लूं, सब बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दिक्कत आती थी स्लम सेल के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करो, आप कैपिटल गेन भी एज अ होल निकाल लो। आप निकाल लो पूरी यूनिट पे कैपिटल गेन कितना हुआ, अलग अलग एसेट पे मत निकालो, पूरी यूनिट पे एज अ होल निकाल लो। अब सर कैसे निकाले? तो देखो गवर्नमेंट ने कहा आप कैपिटल गेन कैसे निकालते हो? सर हमने कहा सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस, फिर हमें मिलती है नेट कंसिडरेशन, फिर माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर हमें कैपिटल गेन मिल जाता है। और वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा पहली बात तो अब सेल्स कंसिडरेशन क्या लें? तो देखो यहाँ पे आप लोगे फेयर वैल्यू, सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पे क्या लोगे? फेयर वैल्यू, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, तो इसके आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा? फेयर वैल्यू जो आपको नॉर्मली गिवन होगी, ठीक है। इसके अलावा सर ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करते हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है। माइनस करोगे अब नेट कंसिडरेशन तक पहुंच जाओगे। अब सर मुद्दा आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाले, सारा मुद्दा यहाँ पे यही आता है। अब देखो सिंपली आप यहाँ देखो, यहाँ स्लम सेल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट का सिंपली मतलब होता है बिजनेस यूनिट की नेटवर्थ। सर नेटवर्थ निकाल लो, नेटवर्थ कैसे निकालते हैं सर? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब सर एसेट किस वैल्यू पे लूं? तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि एसेट किस टाइप का है। अगर तो डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप लोगे डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मतलब ब्लॉक वाइज चलते हैं, तो वहां पे जो डब्ल्यूडीवी आ रही है वो लोगे। बाकी जो एसेट बच गए अदर देन डेप्रिशिएबल लाइक लैंड, उसकी आप बुक वैल्यू ले लो, ठीक है। और लाइबिलिटीज की ऑलवेज बुक वैल्यू ले लो, और उसके बाद आप इसके बेस पे नेटवर्थ निकालो, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन के चलेगी, और उसके बाद आप कैपिटल गेन निकाल लोगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, पहली बात तो क्या, अगर हमारी नेटवर्थ नेगेटिव आ गई, मानो एसिड माइनस लाइबिलिटीज फिगर आ गई नेगेटिव, तो क्या करें? तो वहां पे नेटवर्थ को आप नील मान के चलोगे, पहली चीज। दूसरी चीज सर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, या कोई ऐसा एसेट जिसमें 35 एडी की डिडक्शन क्लेम कर चुका हूँ, या पीजीपी में कवर करेंगे 35 एडी, उसकी भी वैल्यू नील, उस भी एसेट को नील। इसके अलावा अगर कोई रिवैल्यूएशन है तो उसे इग्नोर करके चलेंगे। मानो अगर आपको एसेट दिया कि ये एसेट ना आफ्टर रिवैल्यूएशन है, तो आपको उसमें से रिवैल्यूएशन वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, और उसके बाद हमें स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन निकल आएगा। अब स्लम सेल में देखो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इसके लिए होल्डिंग पीरियड 3 साल है। हमने पढ़ा हालांकि अब चेंज हो गया है, अब सिर्फ 24 महीने रह गए हैं, बट स्लम सेल के अंदर अब भी 3 साल ही है, ठीक है। अब सर एक अच्छा टॉपिक और आया, वो क्या कहता है, ये अलग सी बात है समझना। ये कहता है कि अगर सर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर रेजिडेंट एचयूएफ हो, ठीक है। अब देखो इस बात को समझने में आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। सर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, और उसने ओल्ड स्कीम ऑप्ट करी। अब सर मुझे ओल्ड स्कीम में क्या पता है? सर ओल्ड स्कीम मुझे पता है कि मेरी जो 2.5 लाख तक की इनकम होती है सर, उस पर टैक्स रेट होता है 0। जैसे हम कहते हैं बेसिक एग्जाम्पशन कितनी होती है सर? 2.5 लाख तक की होती है, ठीक है। अब सर फॉर एग्जाम्पल मुद्दा यहाँ पे क्या है सर, एक तो मेरा फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 ए में, सर कितने का है? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का है। और मेरा कोई छोटी मोटी इंटरेस्ट की इनकम है 10,000 की,
नहीं, मान के चल दो 60,000 की, ठीक है। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 2,60,000। अब सर मुझे पता है मेरी बेसिक एग्जम्पशन कितनी होती है, 2.5 लाख की, ठीक है। अगर अब मैं इस 2.5 लाख में से 60,000 माइनस कर दूं, ये तो मैंने पूरा यूज कर लिया, अब बचा 190। अब सर मुद्दा ये आया, सर अभी हमने पढ़ा कि जो 112 होता है ये एक स्पेशल टैक्स रेट होता है, इस पर नॉर्मली स्लैब रेट नहीं लगता है, कोई 2.5 लाख या फिर 3 लाख वाला, इसको तो टैक्स भरना ही भरना है। बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ या रेजिडेंट, तो गवर्नमेंट कहती है यार, अगर तुम्हारी कोई ऐसी एग्जाम, तुम्हारा अगर कोई बेसिक एग्जामेशन में ऐसे कुछ पैसा बच रहा है, देखो पहले तुम्हारी ये जो स्पेशल रेट इनकम है सर कौन सी होती है, 112 ए या 112 या फिर 1 ट्रिपल ए, इसके अलावा जो बैलेंस इनकम है उसे बेसिक एग्जामेशन में से माइनस कर लो, और अगर यहाँ पे बेसिक एग्जामेशन की कुछ बैलेंस बच जाता है, जैसे यहाँ पे 190 बच रहा था, तुम उसे इस जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है इसमें से माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 लाख में से 190 माइनस कर सकते हैं, और हमें सिर्फ 10,000 पे टैक्स भरना होगा। समझे? जब बिल्कुल समझे। और वैसे प्रैक्टिकली बात करें तो क्या 10,000 पे टैक्स आएगा? सर नहीं आएगा, क्योंकि 1,25,000 तक तो वैसे भी एग्जाम्प्ट होता है। हाँ, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये सेक्शन ये पॉइंट यही बात कहता है कि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसकी इनकम, कौन सी इनकम अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम, 112 है, 112 1 ट्रिपल ए वाली इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से कम है, जो नॉर्मली 2.5 लाख होती है ओल्ड में, या फिर नई में 3 लाख, इससे कम है, और इसमें कुछ बैलेंस बच जाता है, कुछ अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बच जाती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट इस स्पेशल रेट ऑफ इनकम के अगेंस्ट। ओके। अब सर देखो ये एक अलग सा पॉइंट है, और ये एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सर कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। सर पहली बात तो नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने कवर करा था स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का, तो हमने वहां पे देख लिया था कि सर एक नॉन रेजिडेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब सर कैपिटल गेन में नॉन रेजिडेंट का पॉइंट क्या कहता है, मानो सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, और सर उसने क्या करा, उसने किसी इंडियन कंपनी की शेयर या डिवेंचर परचेज करे, और किस में करे थे, फॉरेन करेंसी। दोबारा सर किसी नॉन रेजिडेंट ने किसी इंडियन कंपनी के शेयर और डिवेंचर परचेज करे और फॉरेन करेंसी में परचेज करे, और अब वो इनको आके बेच रहा है, तो उसे इस पे कैपिटल गेन होगा। तो देखो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग तरीका बताया, तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे टैक्स, अगर कोई नॉन रेजिडेंट चीज करता है, तो देखो हमें सीधा नहीं निकालना है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन उसकी फॉरेन करेंसी में, जिस करेंसी में उसने लिया था, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि नॉन रेजिडेंट है। तो पहले जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है या जो ट्रांसफर एक्सपेंस है उसे हमारे पास किस में होगा, इंडियन रुपीज में, तो हम इन दोनों को लेके जाएंगे फॉरेन करेंसी में। और कैसे लेके जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस दिन सेल थी, जिसे हमें ट्रांसफर करा, उस डेट पे एवरेज रेट लेंगे बाइंग और सेलिंग रेट का। फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे सर? एवरेज लेंगे किस दिन का, जिस दिन परचेज करा था उस दिन का। हमें अब कैपिटल गेन मिल जाएगा सर, क्योंकि दोनों फॉरेन करेंसी में आ गए, हमें गेन मिलेगा फॉरेन करेंसी में, और फिर हम इस गेन को इंडियन रुपीज में लेके आएंगे सर। और कौन सा रेट लेंगे? यहाँ पे लेंगे बाइंग रेट का, सेल का बाइंग रेट। समझे सर? समझे? यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या, जब कंसिडरेशन और ट्रांसफर एक्सपेंस करोगे फॉरेन, पहले से फॉरेन में लेके जाओगे, कौन सा रेट लोगे? एवरेज बाइंग और सेलिंग का, डेट और सेल का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लोगे सर? एवरेज किस दिन का, जिस दिन एक्चुअल में परचेज करा था। और फिर जब मुझे कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में आ जाएगा, उससे क्या आएगा कि जब कंसिडरेशन और कॉस्ट दोनों फॉरेन करेंसी में, तो गेन भी फॉरेन करेंसी में आएगा। फिर इसको इंडियन करेंसी में लेके आऊंगा, और क्या लूंगा अब यहाँ पे लूंगा, बाइंग रेट। यहाँ पे एवरेज था, बट यहाँ पे लूंगा बाइंग रेट, डेट ऑफ सेल का। और फिर मुझे कैपिटल गेन मिल जाएगा INR में, और उसके बाद में उस पर टैक्स निकाल दूंगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अगर ये स्कीम लगती है तो वहां पे हमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता। तो सर इस तरह हमने कैपिटल गेन का जितने प्रैक्टिकल पार्ट था वो कवर कर लिया, अपने नोट से कवर करा, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। थैंक यू।